जैसा कि आपने बताया कि जो दीनदयाल रसोई योजना है, जो बंद की गई, आखिर इसको बंद करने के पीछे क्या सरकार की जो नाकामी दर्शाई जाती है क्या? सरकार की ज़िम्मेदारी है क्या इसको आगे चलाने की या किसी और की भी ड्यूटी वग़ैरह लगाई गई थी इसके लिए? कि सरकार को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसकी, क्योंकि शिवराज चौहान ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये रसोई नहीं चल रही थी। जब वो जाँच के लिए गए उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या केंद्र की सरकार है हुँ, और शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जिस समय से लगभग 18-20 साल उन्होंने मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने हुँ, यहाँ पर कौन-सा युवाओं के लिए रोज़गार दिया, जिस तरह की वो सफाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से जनसेवा के लिए आगे चल कर के काम किया, बढ़ कर के काम किया। युवाओं को रोज़गार देने के मामले में हर जगह मैं बता रहा हूँ ना, देश की जो केंद्र सरकार है ना, अगर शिवराज सिंह चौहान भी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मोहन यादव भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जो गुजरात लॉबी है, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये लोगों ने कहीं न कहीं पूरा सिस्टम हैक कर रखा है। इन्होंने कहीं न कहीं सारे मुख्यमंत्रियों को यही चलाने का काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट में आप चले जाएँ। तो ऐसे में कहीं न कहीं स्वतंत्रता नहीं है। आज केंद्र में हम देख रहे हैं, केंद्र में कई सारे मंत्री हैं, मैं कई बार आपके चैनल पे भी इस बात को बता चुका हूँ रोमा जी, कि लगभग 40 के आस-पास मंत्री होंगे, तो हम जब और सरकारें हुआ करती थी चाहे वो संयुक्त मोर्चे की सरकारें रही हों हमारे भारत में, हिंदुस्तान में और चाहे फिर वो में जो गठबंधन से सरकारें रही हों, चाहे यूपीए की सरकार रही हो। तो हमने क्या देखा है रोमा जी के वहाँ पर जो है मंत्रियों को जो जिसके विभाग थे, कोई मान लो खेल में मंत्री है, कोई गृह मंत्री है या कोई राजस्व मंत्री है, तो इस तरह के जो मंत्री थे, उन लोगों को हम पहचानते थे। क्योंकि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसका विभाग होता था, उसके विभाग के बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो वही उसी विभाग का मंत्री उसके बारे में जानकारी देता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरह से केंद्र में मंत्री हों या मत सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को देखा जाए, तो इन लोगों के लिए किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं और आज़ादी ना होने के कारण ये अपनी मर्ज़ी से कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते और ना किसी तरह का कोई नया कोई नियम बना सकते हैं। इनको कहीं न कहीं ऊपर से ख़ास तौर से अमित शाह का जब ऑर्डर आता है, अमित शाह जब किसी तरह की बात को बताती है, तब जाकर हुँ। के कहीं न कहीं ये लोग काम करते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो हमारे मुख्यमंत्रियों की या केंद्रीय मंत्री हों या इन लोगों की कहीं न कहीं स्वतंत्रता खत्म हुई है। पहले हम स्टेटों में देखते थे तो मुख्यमंत्री का जो विशेष अधिकार होता था, जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होता था, तो मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार में आता था मंत्रियों का विस्तार। लेकिन रोमा जी मैं इस बात को तो आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि बताइए आज अगर जगह-जगह अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, तो बताइए क्या मुख्यमंत्री स्वतंत्र हैं क्या इसमें? अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको कि स्वतंत्र नहीं है, ये क्या है ऊपर से नाम आता है। हमने उत्तर प्रदेश में हर जगह देखा है कि और तो और मंत्रिमंडल तो छोड़िए आप विधायक और सांसद की जो टिकट पार्टियाँ देती हैं ना, जैसे कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रदेश अध्यक्ष लेवल के लोग हैं, तो वो भी उसका विधायक सांसद का टिकट नहीं देती हैं, वो भी ऊपर से टिकट निर्णय होता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। जब स्थानीय स्तर पे सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको देखते हुए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह का ये हो रहा है, अब हमारे क्षेत्र में भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि हुँ। भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सांसद थे केपी यादव। जो जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ में 1,25,000 जी। से अधिक मतों से चुनाव जीते थे रोमा जी। उनका तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया जो वो जबकि वो सिटिंग सांसद थे, 1,25,000 से चुनाव जीते थे और उन्होंने एक इतिहास भी बनाया था रोमा जी। यहाँ पर क्या है ज्योतिरादित्य सिंधिया अजय थे, वो कभी चुनाव नहीं हारे थे। यहाँ पर क्या है केपी यादव जो सांसद हैं उन्होंने एक इतिहास बनाते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और कांग्रेस से उस समय तत्कालीन पार्टी में थे उस समय कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो कहीं न कहीं केपी यादव सांसद बने तो वो 1,25,000 से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव हराया। ऐसे में मुझे बताइए आप कि केपी यादव जो सांसद हैं थे, मतलब वो चुनाव जीते इसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। ये कहीं न कहीं जातिगत जनगणना का विरोध करती है। ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हमारा क्या है लोगों को पता चल जाएगा कि किस समाज के कितने अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीसी और एससी-एसटी समाज में लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके साथ कहीं न कहीं दुर्व्यवहार होता है रोमा जी। वो अगर पढ़े-लिखे हैं, वो अगर लिखित पेपर में अच्छे नंबर भी ले आते हैं, तो मौखिक रूप से उनका जब इंटरव्यू होता है,
तो वहाँ पे किसी तरह की कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस ना होने के कारण वीडियोग्राफी बोले आप या किसी तरह का कोई जी, सीसीटीवी नहीं होता है जिससे कि हमको पता लग सके कि हमने तो मौखिक रूप से वहाँ पर जब हम अच्छी हमारा ओबीसी, एससी, एसटी का कोई भी छात्र है, अगर सही भी जवाब दे के आता है तो इसका पता नहीं चल पाता है कि वो सही मान लो उसने सही भी जवाब दिया है तब भी उसको गलत करके बाहर कर दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें कई सारी आती रहती हैं। आपने अभी देखा होगा कि पूरा देश में हमने देखा कि लैटरल एंट्री के माध्यम से 63 लोगों की जो है आईएएस, आईपीएस जैसी जॉइंट सेक्रेटरी बड़ी नौकरी मतलब लोगों को दी गई और फिर इसके बाद में 43 लोगों की भी लैटरल एंट्री के माध्यम से जबकि ये कोई नियम आज तक संविधान में है ही नहीं है और ना आज तक कभी किसी सरकारों ने किया है, ये भाजपा की सरकार है सिर्फ इसने किया और अभी 43 लोगों की लैटरल एंट्री के माध्यम से पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से ये लोग भर्ती कर रहे थे। उसमें भी जब विपक्षी पार्टियों को और सामाजिक विपक्ष के संगठनों को जब इन लोगों ने विरोध किया तब जा करके कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पे आई और उसको जो है निरस्त किया। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आज हम देख रहे हैं रोमा जी जो आरएसएस के लोगों को आज जगह-जगह जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो देश में के कहीं भी किसी भी स्टेट की मैं देश की बात कर रहा हूँ जगह-जगह यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जाता है और जो लोग कहीं न कहीं आरएसएस से संबंधित नहीं होते हैं, उन लोगों को नहीं किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं बड़ी विडंबना है। इसको लेकर के जो बहुसंख्यक समाज है बोले तो इन लोगों को कहीं न कहीं हक हिस्सेदारी नहीं है। इसको लेकर के कहीं न कहीं हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ भी गाँव, शहर, कस्बा जा कर के लोगों को जागरूक करते हैं हम लोग, इसकी आवाज़ उठाते हैं। जी, रोमा जी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जनता तक नहीं पहुँचती, जो आज के हमारे इस प्रोग्राम में डिस्कस हुई हैं। एक और जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो तीसरी खबर पे मैं बात करना चाह रही थी, वो है रीवा कलेक्टेड प्रतिभा पाल को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। भूमि अधिग्रहण और किसानों को उचित मुआवज़ा ना मिलने के मामले में कलेक्टेट की जवाबदेही तय की गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनता को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। इस पर आखिर प्रतिभा पटेल को फटकार क्यों लगाई गई? क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो हमारे कोर्ट हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हुँ। कोर्ट कहीं न कहीं हमारे लिए न्याय देते हैं इसलिए हमें सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जिस हाँ तरह जी, हाँ से जी। रोमा जी जो एक जो कोर्ट में अभी लगातार हम देख रहे हैं, इसमें भी हुँ, लगातार किस तरह का जो मतलब विरासत है, इसमें भी विरासतों के आधार पर जो मजिस्ट्रेट बनते हैं, जज से बनते हैं, हुँ, ये कहीं न कहीं जो नियम है, मुझे लगता है कि इस नियम में भी फेरबदल होना चाहिए। जो विरासतों के आधार पर जैसे मजिस्ट्रेट का लड़का है, वो मजिस्ट्रेट बनेगा या उसका परिवार का बनेगा, इस तरह का नियम है, उस नियम में भी फेरबदल होना चाहिए और इसमें भी कहीं न हुँ, कहीं फेरबदल करके लोगों को एक न्याय मिलना चाहिए और जहाँ तक आपने बात की है, मुझे लगता है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, वो आप देख लीजिए, आप लिस्ट बना लीजिए उत्तर प्रदेश में या कहीं भी चले जाइए आप। आपको ओबीसी के, एससी, एसटी के लोग आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनके साथ कहीं न कहीं मैं अभी उसी बात पे मुद्दे पे आ रहा हूँ आपके तो बड़ी विडंबना है और हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जगाते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य वर्ग के खिलाफ हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि कहीं न कहीं सभी लोग आगे बढ़ें। किसी तरह का किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। जो गरीब है अगर सामान्य वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, हम उन लोगों की भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनको भी न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन हम ये बताते हैं कि जिस तरह से जो सामाजिक न्याय है, आज जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग हैं, इन लोगों की जो संख्या है नौकरियों में कम है। जिसको लेकर के हम लगातार दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करते हैं और चाहते हैं कि ये लोग कहीं न कहीं एक इस समाज की तरक्की, प्रगति में आगे आकर के ये लोग काम करें और इसके लिए हम जगह-जगह शिक्षा के आधार पर या जागरूकता के आधार पर लगातार हम कैंप लगाते हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, लगातार लोगों को समझा देते हैं और कहीं न कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, खास तौर से जिस तरह से हम देख रहे हैं कहीं न कहीं ओबीसी समाज के लोग जागृत नहीं थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों में जब से हमने संगठनों के माध्यम से लगातार जागरूकता फैलाई है, तब से कहीं न कहीं बहुत अधिक सुधार है। अब देख लीजिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो यादव अहीर समाज है, यादव अहीर समाज के लोग सेना में लगातार कुर्बानी देते हैं, लगातार अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अभी कुछ पिछले 10 दिन के अंतर्गत कई सारे जवान लगभग 1 दर्जन के आस-पास जवान शहीद हो गए। और इसके बावजूद भी उनका जो पिछले लगभग कई सालों से अहीर रेजिमेंट की माँग तो चल ही रही है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से अहीर रेजिमेंट की माँग ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा है और लगातार पूरा मध्य प्रदेश से ये आंदोलन उठ कर के गया और मध्य प्रदेश से उठ कर के पूरा देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है
और जिसमें कहीं न कहीं पहले हम देखते थे जो पीला झंडा होता था, वो हम लोगों ने कहीं न कहीं पीले झंडे को और पीला टॉवेल डाल कर के हम लोगों ने एक बड़ी क्रांति करने का काम किया। और मैं लगातार जो पीले टॉवेल के माध्यम से, पीले झंडे के माध्यम से हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जब सैकड़ों बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकाली, तो फिर इसके आधार पर क्या है कि यही आंदोलन फिर अहीर रेजिमेंट का आंदोलन पूरे देश में गया। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अहीर रेजिमेंट ही अकेला माँग रहे हैं, हम लोग चाहते हैं, चाहे वो हमारा मेरा लोधी समाज हो, चाहे धाकड़ समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, पटेल समाज हो, जो-जो देश की सेना में लगातार कुर्बानी देते हैं उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो-जो चाहे वो मैं तो ये कहता हूँ जाँच हो और एक आकलन हो, उसकी क्या है कहीं न कहीं एक गणना हो और जो भी समाज के चाहे धाकड़ समाज के लोग हों, लोधी समाज के हों, अहीर समाज के हों या मान लो जाटव समाज के लोग हैं दलित समाज के लोग हों, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो लोग कहीं न कहीं सेना में एक बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, तो उसका एक डाटा तैयार होना चाहिए और डाटा के आधार पर उनको कहीं न कहीं जो इसकी हकदार है, रेजिमेंट की हकदार है, उसको रेजिमेंट मिलना चाहिए। और कहीं न कहीं अहीर रेजिमेंट की हम बात करें, तो अहीर समाज के लोगों ने बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद भी चाहे राव तुलाराम जी हों और इससे भी ज़्यादा कुर्बानी की बात हो, आपका जो रेजांगला शौर्य दिवस मनाया जाता है, तो रेजांगला 18 नवंबर 1962 में 62 के दौरान क्या हुआ, चीन के लगभग 5000 सैनिकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, वो भी रात के टाइम और जबकि माइनस डिग्री का टेम्परेचर था, बहुत ठंडा था। ऐसे में कहीं न कहीं जब जो हमारे भारत के सैनिकों को पता चला कि जो चीन की जो 5000 सैनिकों ने चढ़ाई कर दी है, तो रात में ही वो लोग रोमा जी बड़े ही तैयारी के साथ आए हुए थे, हथियारों से लैस बड़ी-बड़ी मशीनें, बम वगैरह लेकर के आए थे। लेकिन हमारे जो भारत के 120 सैनिक थे, उसमें से लगभग 120 सैनिक ही अहीर और यादव समाज के थे और वो हमारे अहीर यादव समाज के सैनिक तो थे ही थे, लेकिन वो हमारे भारत के सैनिक थे। तो ऐसे में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और चीन के जो 5000 सैनिक थे, उनमें से सैकड़ों सैनिकों को हज़ारों सैनिकों को मारा और काफ़ी हज़ार सैनिक जो है कहीं न कहीं भागे मतलब इन लोगों ने जब उस तरह से चीन के सैनिकों की मार-धाड़ स्टार्ट की तो कई लोग उसमें शहीद हुए या खत्म हुए कहाँ के जो चीन के और हमारे भारत के जो सैनिक थे, यादव समाज के, अहीर समाज के सैनिक थे, इन्होंने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को मार गिराया और जब इन लोगों की जो है बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी ना रोमा जी, 120 हमारे में भारत के सैनिकों के जो गोली खत्म हो गई, इसके बावजूद भी इन्होंने बंदूक की टोन से उनको मारने का काम किया और 114 जो यादव अहीर सैनिक शहीद हो गए थे, बाकी के 6 लोग घायल हो गए थे। लेकिन इन्होंने रेजांगला चौकी को बचाया और हमारे भारत की शान को बचाया। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं यादव अहीर समाज का जो रेजिमेंट नहीं है, इसका काफ़ी अफ़सोस होता है। रोमा जी, ऐसे में कहीं न कहीं सरकारों को इस बात के लिए समझना पड़ेगा और सरकारों को जागना पड़ेगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं इस अहीर समाज के साथ-साथ लोधी, धाकड़ जो भी समाज है, जो रेजिमेंट के काबिल है, उन समाज को भी रेजिमेंट मिलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कुछ एक रेजिमेंट हैं, उन रेजिमेंट को या तो फिर अगर बात ऐसी आती है तो बाकी सारे रेजिमेंट हटा दिए जाएँ, एक भारत की सेना लिख दिया जाए, जिसमें किसी तरह का कोई जातिवाद ना हो। लेकिन अगर जातिवाद सेना में चल रहा है तो फिर जो लोग और भी जो कई समाज ऐसी हैं, यादव समाज, अहीर समाज भी उसमें आती है, उन लोगों को भी रेजिमेंट मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग कहीं न कहीं सभी समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए, हम लोग समानता के लिए, न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं और जब तक मेरी अंतिम साँस है रोमा जी, तब तक मैं हमारे पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या जो-जो विकास तरक्की इस प्रगति से ऊपर हो, चाहे वो सामान्य समाज का जो गरीब होगा, उसके लिए भी हम न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ कर के काम करेंगे और हमारे लिए हर कंडीशन में न्याय चाहिए। बिल्कुल रोमा जी। जी, जी, बिल्कुल जी। सही कहा आपने, काफ़ी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।